नमस्कार। इस वीडियो कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम एमए हिंदी के पाठ्यक्रम एमएसडी 4 पर बातचीत करने के लिए यहाँ मैं उपस्थित हूँ और आज मैं असंगत नाटक की अवधारणा और तांबे के कीड़े पर आपसे बातचीत करूँगा। तांबे के कीड़े भुवनेश्वर का लिखा हुआ एकांकी नाटक है। इस तांबे के कीड़े पर हम विस्तार से बातचीत करें इससे पहले हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि असंगत नाटक किसे कहा जाता है। असंगत के लिए अंग्रेजी में शब्द का इस्तेमाल होता है एब्सर्ड प्ले, एब्सर्ड ड्रामा, यानी कि वह नाटक जो एब्सर्ड है। असंगत से जो भाव प्रकट होता है हो सकता है एब्सर्ड उससे ज़्यादा भिन्न, ज़्यादा कहना चाहिए कि स्पष्ट भाव व्यक्त करता हो। असंगत का मतलब ये है कि जो संगतिपूर्ण नहीं है, जो संगतिपूर्ण नहीं है वह ऐसा नाटक। संगतिपूर्ण से क्या तात्पर्य है इसको समझने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर 3 परिभाषाएं असंगत नाटक की आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहली परिभाषा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। असंगत नाटक नाटक का एक ऐसा रूप है जिसके कथानक में यथार्थपरकता और तार्किकता का अभाव होता है। उद्देश्यहीन और भ्रमपूर्ण स्थितियों और असंबद्ध आवर्तीमूलक और अर्थहीन संवादों के माध्यम से मानव अस्तित्व की असंगतता का पर बल दिया जाता है। आप देखेंगे कि ये जो परिभाषा है वो वैसे बहुत स्पष्ट है, लेकिन इसमें 3 चीज़ों पर खास तौर पर बात कही गई है। नंबर 1 तो क्या है कि इसका जो कथानक होता है वो यथार्थपरक नहीं होता है और उसमें तार्किकता का भी अभाव होता है। हम जो भी करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने स्कंदगुप्त पढ़ा है नाटक के तौर पर, या आपने आधे अधूरे पढ़ा है, तो उसके जो भी पात्र अपनी बात कहते हैं या नाटक का कथानक जिस ढंग से विकसित होता है उसके पीछे एक लॉजिक नज़र आता है और वो यथार्थ से मेल करता हुआ दिखाई देगा आपको। वह यथार्थ भले हमारे समय का ना हो, वो पुराना हो, हजारों सैकड़ों साल पहले का हो, लेकिन हम उसमें यह कह सकते हैं उसके बारे में कि यहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है वो वही है जो मनुष्य के जीवन में संभव है। लेकिन असंगत नाटक के कथानक के बारे में यह नहीं कहा जा सकता। असंगत नाटक जो है यथार्थपरक नहीं होता और तार्किक नहीं होता। तार्किक का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई दुखी है व्यक्ति, तो उसके चेहरे से ये व्यक्त होगा दुखी है। अगर बहुत थका हुआ है तो उसके चेहरे से व्यक्त होगा थका हुआ है। अगर वो थका हुआ है तो उसकी बातचीत में भी उस चीज़ की झलक हम देख सकते हैं। अगर वो तनाव में है तो वो तनाव दिखाई देगा, अगर वो खुश है तो उसकी खुशी दिखाई देगी। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि जो स्वाभाविक सहज रूप से दिखाई दे रहा है वो अगर उस कथानक में नहीं है, कथानक में कौन पात्र क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, यह अगर समझ में नहीं आए तो एक तरह की असंगति होती है। तो एब्सर्ड नाटक जो होता है, असंगत नाटक जो है, उसका कथानक यथार्थपरक भी नहीं होता है और लॉजिकल भी नहीं होता, तार्किक भी नहीं होता। दूसरी, उसमें ऐसी स्थितियां पैदा की जाती है जिनका कोई उद्देश्य नज़र नहीं आता कि भाई क्यों है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, और वो और बहुत भ्रमपूर्ण, उसका कुछ भी अर्थ निकाला जा सकता है। मतलब हम पात्र जो बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, ये बात क्यों कही जा रही है, उसके कहने का क्या मतलब है। आपने अगर तांबे के कीड़े नाटक पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि उसमें जैसे वो परेशान रमणी है या मसरूफ पति है, वो क्या बातें कर रहे हैं हमारे समझ में ही नहीं आता। वो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, उसमें अजीब अजीब तरह के कहना चाहिए चीज़ों का इसने तांबे के कीड़े। अब जैसे तांबे के कीड़े ही क्या है, क्या कीड़े तांबे के होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भ्रमपूर्ण स्थितियां और उद्देश्यहीन स्थितियां, उनसे ये नाटक बनता है। तो पहली बात हुई, कथानक जो है यथार्थपरक और तार्किकतापूर्ण नहीं होता।
दूसरे जो स्थितियाँ हैं, सिचुएशंस है, वो उनका कोई भी उद्देश्य नहीं होता है और वो बहुत कन्फ्यूजिंग वाली होती है, बहुत कन्फ्यूजन पैदा करने वाली। और तीसरा जो संवाद हैं, वो संवाद, क्योंकि नाटक संवादों के माध्यम से सामने आता है, तो संवाद जो हैं वो एक दूसरे से आपस में कोई जुड़े हुए नहीं होते। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि हम किसी से बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई आपकी तबीयत कैसी है, हैं, तो वो जवाब देगा कि मैं ठीक हूँ, या नहीं अब अभी तबीयत तो वैसे ही चल रही है। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि आपकी तबीयत कैसी है, तो उसने कहा कि नहीं, पेट से 3 आम गिर गए थे और वो उसमें से एक आम खट्टा निकला था। तो अब आप देखेंगे कि पहला जो वाक्य है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, और दूसरे में अगर ये कहा जाए कि एक पेड़ से 3 आम गिर गए और उसमें से एक आम खट्टा निकला, तो हमें उनके बीच में कोई संबंधता नज़र नहीं आएगी, कोई आपस में पहले संवाद में और दूसरे संवाद में हमें कोई संगति नज़र नहीं आएगी। दूसरी चीज़ है कि प्रश्न बदल दिया गया और फिर भी वही बात दोहराई जाए, तो ये असंगत नाटक में संभव है। असंगत नाटक में जो है आवर्ती मूलक बहुत होता है, यानी कि उसमें एक संवाद बार बार दोहराया जाता है। और तीसरा है कि जो वाक्य बनाए जाते हैं उन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं निकलता, वो अर्थहीन वाक्य होते हैं। तो इस तरह से ये जो असंगत नाटक है, इनकी ये 3 विशेषताएं होती है। ये क्या बताने के लिए होता है? ये बताने के लिए कि मानव अस्तित्व जो है वो बहुत ही एब्सर्ड है। मानव का अस्तित्व जो है उसके पीछे कोई तर्क नहीं है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उसके पीछे कोई सहजता नहीं है। तो इसी चीज़ को दिखाने के लिए एक तरह से असंगत नाटक जो है वो लिखा जाने लगा। दूसरी परिभाषा जो है हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि असंगत नाटक में अस्तित्व में निहित अविवेकशीलता और मानवता के अलगाव को संप्रेषित करने के लिए कथानक और चरित्र चित्रण की परंपरागत स्वाभाविकता की उपेक्षा की जाती है अथवा उन्हें विकृत किया जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पहले वाले ही परिभाषा से थोड़ी अलग तरह की बात कही गई है। अस्तित्व में निहित अविवेकशीलता और मानवता के अलगाव को संप्रेषित करने के लिए एक तरह से यहाँ पर मनुष्य के अस्तित्व के अंदर जो एक तरह की इरेशनलिटी होती है, हम बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी चीज़ें मानते हैं अपने जीवन में जो अगर ध्यान दें तो वो बहुत रैशनल नहीं होती। जैसे हम बहुत सारी चीज़ों में विश्वास करते हैं, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो सपने में दिखाई दे रहा है वो सचमुच होगा, इस तरह से। तो ऐसी कई हमारे अस्तित्व में ऐसी बहुत सारी अविवेकशील बातें होती है। दूसरा क्या है कि जीवन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के कारण, जैसे बेरोज़गारी है, युद्ध हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मानव समाज के अंदर बहुत तरह की कठिनाइयाँ हैं, तो उसके कारण मनुष्य क्या है कि में एक तरह का आइसोलेशन पैदा हो जाता है, अलगाव पैदा हो जाता है, वो अपने को हर चीज़ों से काट लेता है। तो इस तरह की जो स्थितियाँ होती है उससे भी असंगत नाटक पैदा होता है, क्योंकि तब इस तरह की स्थितियों को व्यक्त करने के लिए कथानक और चरित्र चित्रण का जो परंपरागत रूप है उसका नाटककार इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उसकी उपेक्षा करता है और या उनको विकृत करके प्रस्तुत करता है, उनको बिगाड़ कर प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से असंगत नाटक का संबंध जो है एक तरह से हमारे अस्तित्व, मानव अस्तित्व के अंदर निहित अविवेकशीलता और अलगाव को व्यक्त करने के लिए है। तीसरी परिभाषा जो है इसमें बातें वही है जो मुख्य रूप से अगर देखें तो, लेकिन इसको दूसरे ढंग से कहा गया है। असंगत नाटक नाटक का एक ऐसा प्रकार है जो अतार्किक, अर्थहीन और सोच समझकर भ्रामक कार्यों और संवादों के प्रयोग द्वारा मानव जीवन में निहित असंगतता को चित्रित किया गया है।
यानी कि असंगत नाटक में जो कार्य हैं वो अतार्किक होते हैं, इलॉजिकल होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, कम से कम ऊपरी तौर पर कोई अर्थ नहीं निकलता। और जानबूझ के नाटककार जानबूझकर ऐसे कंफ्यूजिंग एक्शंस उनसे करवाता है, काम करवाता है जो जिसकी कोई संगति नहीं बैठती। और संवादों में ऐसी बहुत सारी बातें कही जाती है जो बहुत एब्सर्ड किस्म की होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इन एब्सर्ड नाटक जो होते हैं वो एब्सर्ड नाटक एक तरह से जो भी तार्किक है, जो भी सहज स्वाभाविक है, उससे भिन्न तरह की मानव स्थितियों से पैदा होता है। क्यों होता है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे कि असंगत नाटक का संबंध जो है मानव जीवन से बहुत गहरा है। आज हम जिस तरह के संसार में जी रहे हैं उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। जन्म से मृत्यु तक मनुष्य का जो जीवन है वो एक तरह से कहना चाहिए समस्याओं से ग्रस्त रहता है। युद्ध है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, लोगों में अलगाव है, छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में झगड़े हैं। तो कई बार ये मनुष्य के सामने सवाल आता है कि हम क्यों जी रहे हैं, ये जीवन का अर्थ क्या है। इसी तरह से जो विज्ञान है, जो यांत्रिक विकास हुआ है, उस यांत्रिक विकास ने भी एक तरह से मनुष्य को पराधीन बना दिया है। और उस पराधीनता के कारण जो है मनुष्य अपने को स्वतंत्र नहीं महसूस करता। आप देखेंगे कि एक ज़माना था जब बिल्कुल बिजली नहीं थी। जब बिजली नहीं थी तो बिजली का इंतज़ार भी नहीं था। आज अगर बिजली चली जाए आधे घंटे के लिए भी, 15-20 मिनट के लिए भी, तो हाय तौबा मच जाती है। एक ज़माना था जब टेलीफोन बिल्कुल नहीं था। आज हर हाथ में हमें मोबाइल नज़र आता है, और मोबाइल ना हो तो ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल जो है दुनिया से कट गए हैं। तो ये जो मशीन है, ये जो यांत्रिकता है हमारे चारों ओर की, इसने हमारे जीवन को बहुत ही संकटग्रस्त बना दिया और विनाश के ऐसे हथियार बना दिए हैं जिससे कि मानव सभ्यता के सामने हमेशा संकट खड़ा हो जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में आप देख सकते हैं कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए उसमें लाखों लाख लोग मर गए। कुल पूरे दूसरे विश्व युद्ध में 5 करोड़ लोग मारे गए थे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि से हमारे जीवन की जो सहजता है, जो स्वाभाविकता है, जो आत्मीयता है, वो एक तरह से कहना चाहिए कि कमज़ोर पड़ती चली गई है। और इस कमज़ोर पड़ने ने ही लेखकों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो ये जो एब्सर्डिटी है, बहुत सारी चीज़ें जिसे हमें बहुत सहज मानना चाहिए उसको आजकल हम असहज मान रहे हैं। प्रेम एक तरह से असहज हो गया है और एक दूसरे से नफरत करना जैसे सहज हो गया है। तो इस चीज़ को जो है व्यक्त करने के लिए असंगत नाटक की शुरुआत हुई। तो असंगत नाटक एक तरह से कहना चाहिए कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों से पैदा हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध ने यूरोप का जो विनाश किया, उस विनाश के कारण एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसमें लोगों को हर समय मृत्यु का भय छाने लगा, वो संत्रास में रहने लगे। तो इस चीज़ को जो है वो व्यक्त करने का तरीका होने लगा कि एब्सर्ड नाटक के द्वारा वो उसे व्यक्त कर सकते हैं। और ऐसे नाटक लिखे गए जैसे वेटिंग फॉर गोडो, सैमुअल बेकेट का जो नाटक है वो इस तरह का एक बहुत ही बड़ा नाटक माना जाता है, एब्सर्ड नाटक का उदाहरण है। लेकिन दुनिया में और भी बहुत सारे लेखक हुए जिन्होंने एब्सर्ड नाटक लिखे, लेकिन ज़्यादातर वो सब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुए। भुवनेश्वर, जिनका ये तांबे के कीड़े नाटक है, इन्होंने ये अपना असंगत नाटक जो है, एकांकी नाटक, वो 1946 में लिखा। और इस दृष्टि से देखें तो दुनिया में वो पहले एक तरह से एब्सर्ड नाटक लिखने वाले लेखक माने जा सकते हैं।
हालांकि भारत द्वितीय विश्व युद्ध की विकरालता का सामना नहीं कर रहा था, लेकिन वो जो मध्य वर्ग था, जो इस तरह की परिस्थितियों के बीच जी रहा था, वो मध्य वर्ग यहाँ भी था। खुद उनकी भुवनेश्वर की अपनी ज़िंदगी जो थी वो इस तरह की थी कि शायद उसी से प्रेरित होकर उन्होंने असंगत नाटक लिखा। असंगत नाटक की कथा वस्तु पर विचार करें तो असंगत नाटक में व्यक्ति के जो भीतरी यथार्थ है उसको ज़्यादा बल दिया जाता है बाहर की परिस्थितियों की तुलना में। इसी तरह से असंगत नाटक में जीवन की विद्रूपता और विकृतियों को आधार बनाया जाता है और इसमें बहुत सारी अजीबोगरीब और अनर्गल कार्यों का चित्रण अधिक रहता है। तो इस तरह से हम असंगत नाटक में ये सब चीज़ें देख सकते हैं। खास बात यह है कि असंगत नाटक में प्रतीकों का बहुत प्रयोग किया जाता है। हम प्रतीकों पर विस्तार से तांबे के कीड़े के संदर्भ में बात करेंगे, लेकिन ये आप देखेंगे कि प्रतीक जो है वो एक तरह से असंगत नाटक के अर्थ को खोलने का काम करते हैं। जो कहा जा रहा है, जिस प्रतीकों के माध्यम से कहा जा रहा है, अगर वो प्रतीक हम उसे समझ लेते हैं तो एक तरह से हम उस नाटक को समझ लेते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रतीक का जो अर्थ हम निकालें वही अर्थ नाटककार भी निकाल रहा हो सकता है कि नाटककार प्रतीक का कुछ और अर्थ ले रहा हो और देखने वाला जो है या पढ़ने वाला जो है उसका कुछ और अर्थ ले रहा हो। लेकिन निश्चित रूप से असंगत नाटक का अपने देश और काल से संबंध होता है और उस देश काल से उसकी संबद्धता को अगर हम समझ जाते हैं तो असंगत नाटक के अर्थ को भी हमें समझने में काफ़ी मदद मिलती है। जहाँ तक चरित्र चित्रण का सवाल है, असंगत नाटक में चरित्र चित्रण पर बल नहीं होता। उसका जैसे स्कंदगुप्त नाटक है या आधे अधूरे नाटक है, उसमें प्रत्येक चरित्र का आप देखेंगे कि वो उभर कर आते हैं। हम बता सकते हैं कि ये स्कंदगुप्त के चरित्र की यह विशेषता है। या आधे अधूरे में महेंद्रनाथ जुनेजा से कैसे अलग है, बिन्नी जो है वो सावित्री से कैसे अलग है। लेकिन असंगत नाटक में चरित्र इस तरह से नहीं होते, वो परंपरागत रूप से नायक नायिका या खलनायक के रूप में सामने नहीं आते। दरअसल वो प्रतीक ज़्यादा होते हैं, वास्तविक कम, और प्रतीक के रूप में ही उनको समझना होता है। इसलिए उनका चित्रण जो है, चरित्र चित्रण जो है, वो सुसंगत ढंग से नहीं होता। उनके कार्यों में चूँकि कोई सुसंगति नज़र नहीं आती और वो जिस तरह की निरर्थक बातें करते हैं, जिस तरह के कार्य करते नज़र आते हैं, उससे हम उसका चरित्र का एक तरह से कहना चाहिए कि विश्लेषण नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते कि हाँ, असंगत नाटक के ये जो चरित्र है मसरूप, जैसे मसरूप पति इसमें है, या पागल आया है। अब वो पागल आया का चरित्र का हम विश्लेषण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो प्रतीक है और उसकी एक बात और दूसरी बात में क्या संबंध है, इसको समझना भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि चरित्र चित्रण जो है वो भी परंपरागत रूप से नहीं होता। न उसमें नायक होते हैं, न नायिका होती है, न खलनायक होता है। तांबे के कीड़े में आप देखेंगे कि आप ये नहीं कह सकते कि ये नायक है और ये खलनायक है। जहाँ तक नाट्य शिल्प का सवाल है, असंगत नाटक जो है वो परंपरागत रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। रंगमंच वही होता है, लेकिन परंपरागत रूप से प्रस्तुत किए जाने के बावजूद बिल्कुल उसी ढंग से नहीं प्रस्तुत किया जाता है। उसमें कई चीज़ें जो है वो अलग ढंग से प्रस्तुत की जा सकती है। जैसे कि इसी नाटक को, तांबे के कीड़े को देखें। तांबे के कीड़े में जो सभी पात्र हैं उनमें अनाउंसर महिला को छोड़कर बाकी सब पात्र पर्दे के पीछे रहते हैं, यानी कि पर्दे के सामने नहीं आते बल्कि पर्दे के पीछे रहते हैं और पर्दे के पीछे से ही वो अपने संवाद बोलते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसी ढंग से प्रस्तुत किया जाए रंगमंच पर जिस ढंग से
दूसरे नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। असंगत नाटक की प्रस्तुति भी अलग तरह की हो सकती है। दूसरी बात यह है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, वो यह कि असंगत नाटक जो है उसमें नाटककार भाषा को हरकतों की भाषा के रूप में इस्तेमाल करता है। यानी कि वो सीधे अर्थ देने वाले शब्द नहीं होते, बल्कि कुछ जो बात कही जा रही है उससे कुछ अलग तरह का अर्थ वो देते हैं। तो उसमें बल जो है हरकतों पर रहता है, न कि अर्थ पर रहता है, और उन हरकतों के द्वारा ही नाटक को पहचानना होता है, नाटक को जानना होता है। तीसरी बात यह है कि असंगत नाटक का जो रंगमंच, जैसा मैंने बताया, वो बहुत, उसमें साज सज्जा नहीं होती, पात्र भी जरूरी नहीं है कि कोई बहुत जैसे अगर स्कंदगुप्त नाटक खेला जाना है या अंधा युग नाटक खेला जाना है तो उसके पात्र जो है उस युग के अनुरूप वेशभूषा धारण करेंगे। लेकिन असंगत नाटक में जरूरी नहीं है कि वैसी वेशभूषा धारण करें। तांबे के कीड़े में सिर्फ एक पात्र की वेशभूषा के बारे में लिखा गया है, वो अनाउंसर महिला के बारे में, और उसकी भी जो वेशभूषा जिसकी चर्चा की गई है वो कुछ बहुत ही अजीबोगरीब आपको लगेगी। तो इस रूप में आप देखेंगे कि न तो रंगमंच की साज सज्जा पर जोर होता है, न पात्रों की वेशभूषा पर जोर होता है। मुख्य बल जो है वो सांकेतिकता पर होता है। जो सांकेतिक करना है, जो प्रतीकात्मकता जो है उसकी, उसको कैसे व्यक्त किया जाए। तो इस रूप में जो रंगमंच पर उसे खेला जाना है, उस खेले जाने के लिए जो तैयारी है वो बिल्कुल अलग तरह की होती है। बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि बहुत साधारण और सांकेतिक साज सज्जा से ही काम चलाया जा सकता है। जहाँ तक अभिनेता का सवाल है, असंगत नाटक जो है वो अतिरंजनापूर्ण और सांकेतिक अभिनय होता है उसमें। यानी कि हम जैसे आमतौर पर फिल्मों में भी देखते होंगे, नाटकों में भी देखते होंगे कि हम अच्छा अभिनेता उसे मानते हैं जो ओवर एक्टिंग ना करे, यानी कि बहुत लाउड ना बोले, चेहरे पर बहुत ज़्यादा तीव्र भाव न लाए, जो बात जिस ढंग से कही जानी है, यानी कि भाषा के माध्यम से जिस तरह के भाव व्यक्त हों उसी भाव को व्यक्त किया जाना चाहिए। लेकिन असंगत नाटक में ज़रूरी नहीं है ऐसा। असंगत नाटक में संभव है कि बात बहुत साधारण हो लेकिन उसे बहुत ही अतिरंजित रूप से कहा जाए, तो ये भी संभव है। तो अभिनय की दृष्टि से भी उसमें परंपरा का पालन नहीं होता और उसमें संवाद की अदायगी जो है वो अलग ढंग से हो सकती है, बिल्कुल नया प्रयोग उसमें हो सकता है। तो इस तरह से जो मैंने असंगत नाटक की विशेषताएं बताई है उसको अगर आप ध्यान रखें तो आप भुवनेश्वर के तांबे के कीड़े नाटक को भी समझ सकते हैं और दूसरे जो नाटक हैं एब्सर्ड नाटक उनको भी समझ सकते हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो असंगत नाटक की विशेषताएं मैंने आपके सामने सारी बता दी है। मुख्य चीज़ जो है वो यह है कि उसमें तार्किकता नहीं होती, उसमें एक तरह की अर्थहीनता होती है, उसमें स्वाभाविकता नहीं होती, उसमें अतिरंजनापूर्ण हो सकता है, उसमें जो है जीवन के ऐसा रूप सामने आ सकता है जिसका अर्थ हमें खोजने पर भी नहीं मिले। तो इस रूप में आप असंगत नाटक को देख सकते हैं। भुवनेश्वर, हम अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे भुवनेश्वर और तांबे के कीड़े की। आप देखेंगे कि भुवनेश्वर जो है वो हिंदी के एक ऐसे बड़े लेखक थे जिनकी हिंदी में चर्चा बहुत कम हुई है। 1910 में वो पैदा हुए थे और बहुत छोटी उम्र में, केवल 47 साल की उम्र में उनका देहावसान 1957 में हो गया था। वो बहुत ही प्रतिभाशाली लेखक थे लेकिन उन्होंने बहुत अधिक नहीं लिखा, मुख्य रूप से हिंदी में लिखा, लेकिन अपने अंतिम समय में उन्होंने कुछ चीज़ें अंग्रेजी में भी लिखी। वो मुख्य रूप से नाटककार थे लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी कहानियाँ भी लिखी है। वो कवि भी थे और कुछ आलोचना भी उन्होंने लिखी है। उन्होंने जैसा मैंने बताया कि 1910 में वो पैदा हुए थे, तो जिस समय उनकी जो पहली महत्वपूर्ण रचना आई थी
वो श्यामा एक वैवाहिक विडंबना एकांकी नाटक वो 1933 में प्रकाशित हुआ था। और इस नाटक को प्रेमचंद ने हंस में प्रकाशित किया था। प्रेमचंद भुवनेश्वर की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा भी की। उन्होंने उनके कई एकांकी नाटक अपनी पत्रिका में प्रकाशित किए थे। उन्होंने श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान, एक साम्यहीन साम्यवादी, रहस्य रोमांच, मृत्यु, रोशनी और आग, तांबे के कीड़े, इतिहास के कैंचुर जैसे कई सारे एकांकी नाटक लिखे। तांबे के कीड़े 1946 में लिखा गया था और प्रकाशित हुआ था और उसे लिखे जाने के बाद ही वो काफ़ी चर्चा में आ गया था और उसे काफ़ी पसंद किया गया। निश्चित रूप से आज भी उसके अर्थ को समझना एक चुनौती है, लेकिन इस मतलब निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि तांबे के कीड़े एक बहुत ही प्रभावशाली असंगत नाटक है। उसके अलावा उन्होंने कहानियाँ भी लिखी। आज़ादी, एक पत्र, एक रात, जीवन की झलक, डाक मुंशी, भेड़िए, भविष्य के गर्भ में, माँ बेटे, मास्टरनी, मौसी, लड़ाई, सूर्य पूजा, हाय रे मानव हृदय जैसे बहुत सारे जो है उन्होंने कहानियाँ लिखी। भेड़िए उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। छोटी सी कहानी है लेकिन वो भी प्रतीकात्मक कहानी है। आप देखेंगे कि उसमें भी भेड़िए जो है एक तरह से वो प्रतीक है और ये बहुत, अब हो सकता है कि उस समय ऐसा लगा हो कि इनके अर्थ को समझना मुश्किल है, लेकिन भुवनेश्वर जो है उनके नाटकों को भी, उनके अर्थ को समझा जा सकता है, उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन उनकी कहानियों के अर्थ को भी समझा जा सकता है। तांबे के कीड़े का विस्तार से अध्ययन हम किसी अन्य कार्यक्रम में करेंगे, लेकिन ये मैं बता दूं कि ये एक एब्सर्ड नाटक है और इस एब्सर्ड नाटक की जो विशिष्टताएं हैं वो सब हमें आपको इस नाटक में मिलेगी। इसमें कोई एक बहुत विकसित चरित्र नहीं मिलेंगे आपको, इसमें का कोई सुसंगत कथानक नहीं है। इसके जो पात्र हैं वो सब प्रतीकात्मक है और इसके संवादों में भी जो बातें कही गई है उन संवादों को भी एक तरह से करना चाहिए कि उसके माध्यम से कुछ खास तरह के अर्थ बताए गए हैं। वो अर्थ क्या हो सकते हैं वो भी हम आगे के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। धन्यवाद।